अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब ठीक होंगे। मैं हूं आपका भाई हारून रशीद और ये है मेरा फर्स्ट व्लॉग। तो मैं इस व्लॉग में आपके लिए लाया हूं एक मोटिवेशनल वीडियो, एक अपने भाई की रियल स्टोरी जो कि आपको मोटिवेट कर सकती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अपने एक भाई के लिए एक पोइट्री लाया हूँ जो कि मैं आप सबको सुनाऊँगा। हालात के कदमों पे कलंदर नहीं गिरता, टूटे भी जो तारा तो ज़मीन पर नहीं गिरता। गिरते हैं समंदर में बड़े शौक से दरिया, लेकिन किसी दरिया में समंदर नहीं गिरता। तो चलें बगैर टाइम वेस्ट किए चलते हैं अपने उस्मान भाई के पास जो कि आपको सुनाएंगे ये रियल स्टोरी। अस्सलाम वालेकुम उस्मान भाई, कैसे हैं? कैसे हो? अल्लाह का शुक्र है। तो गाइस ये हैं उस्मान भाई, तो जो कि आपको सुनाएंगे मोटिवेशनल स्टोरी। ओके, तो मैं इसी तरह आपके लिए वीडियोस लेके आता रहूँगा। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। उस्मान भाई आपके साथ, अल्लाह हाफिज़। यार देखिए मेरा बाल पसीना तो नहीं आ गया, एक तो ना ये बार बार ना बालों में पसीना बहुत आ जाता है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद उस्मान है और मैं लाहौर से बिलोंग करता हूँ। आज मैं आप सबके साथ अपनी स्टोरी शेयर करने जा रहा हूँ। मैं कैंसर पेशेंट हूँ और मैं MSc का स्टूडेंट हूँ और मैं आप सबके साथ ये स्टोरी इसलिए शेयर करना चाह रहा हूँ। कहीं ना कहीं लाइफ में लोग अप्स एंड डाउन्स की वजह से रुक जाते हैं, किसी न किसी बीमारी की वजह से या किसी सदमे की वजह से अपने आप को रोक लेते हैं और चीज़ों को एक्सेप्ट करके वहीं पे अपने आप को रोक देते हैं। तो बस रुकना नहीं है, कोशिश करते रहना, गिव अप नहीं करना। तो आइए शुरू करते हैं ये स्टोरी के मुझे कैंसर हुआ कैसे और ये कब हुआ और मुझे कब इसके सिम्टम्स फील होने शुरू हुए। मैं अपने फर्स्ट सेमेस्टर में था MSc के, तो ऑन एंड ऑफ जून जुलाई से है ना जून जुलाई अगस्त में ना मैं ऑन एंड ऑफ मेरा BP ड्रॉप होता था और ना मुझे चक्कर आते थे। जून जुलाई में ऐसे ही होता रहा, अगस्त में BP ज़्यादा ड्रॉप होने लग गया और उसके बाद ना मुझे फ़ीवर होता था साथ, एक अजीब सा ना विद इन मिनट्स मुझे ना ऐसे फ़ीवर चढ़ता था और मुझे समझ ही नहीं आती थी। मेरे फाइनल्स भी आ गए हुए थे मेरे सर पे, तो मैंने ऐसे ही घर के क्लिनिकल डॉक्टर के पास गया, उनको जाके बताया कि मुझे ऐसे ना फ़ीवर हो रहा है। तो उन्होंने मुझे मेडिसिन देनी, तो मुझे उससे फ़र्क पड़ जानी। तो मुझे यहाँ पे ना अपने यहाँ गिल्टी फील हुई, तो मैंने डॉक्टर को जाके बताया कि इधर डॉक्टर साहब इधर गिल्टी है और मुझे बुखार का सेक भी ना इधर से ही आता, बैक की नेक से। तो उन्होंने कहा नहीं ये सीजनल है, आप ये बस वायरस है, आप इग्नोर करिए, मेडिसिन खाएँ, ठीक हो जाएंगे। मैं 1.5-2 माह ऐसे ही मेडिसिन खाता रहा। फाइनल्स के मेरे आखिरी एग्ज़ाम था, तो अक्टूबर की बात है, 10 अक्टूबर की। तो मेरी तबीयत कुछ ज़्यादा ही ख़राब होने लगी। पेपर के दौरान मुझे फ़ीवर इतने ज़्यादा हो गए, मैंने ऑन एंड ऑफ ड्रिप्स लगा के पेपर दिए, तो फिर ऑन एंड ऑफ दवाई खाता, बुखार उतर जाता है, 1-2 दिन फिर दोबारा चढ़ जाता। ब्लड टेस्ट वगैरह कराया, हीमोग्लोबिन मेरा 6.5, 7.6, 7.1, इससे ज़्यादा आए ना और डे बाई डे कम होता जाए। जब 6.5 और 6.9 आया ना, तो तब डॉक्टर ने ना मुझे कहा कि ये अलार्मिंग सिचुएशन है, आप ना कुछ टेस्ट में लिख के दे रहे हैं, करवाओ। तो मैंने कहा मैं आपके पास तब से आ रहा हूँ, मुझे आप बताएं तो सही। उन्होंने कहा कि आप करवाओ। उन्होंने कहा कि ये टॉन्सिल्स वगैरह भी हो सकते हैं, गले फाड़ जाते हैं लोगों को। तो आहिस्ता आहिस्ता मुझे ना यहाँ पे भी ना गिल्टियों सी यहाँ पे अपने ना नेक के पास भी फील होने शुरू हो गए ऐसे बड़ी बड़ी ना। तो फैमिली से भी थोड़ा कंसर्न किया और मैं फिर डॉक्टर पे दोबारा गया, और जब मैं गया वहाँ जाके मैंने उन्हें दिखाया कि इधर भी हैं, तो उन्होंने कहा नहीं ये गले पड़ गए इस तरह। तो मैंने फिर अपने कज़न डॉक्टर खाला के बेटे से कांटेक्ट किया, क्योंकि एक रात मुझे ऐसे फील हुआ कि बॉडी में कुछ ना फिरता हुआ है, इधर आया है और इधर से मेरी आर्म्स में आया और आर्म से नीचे पैबलिश में गया, और मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि इतना हो रहा है। और साथ फीवर 103, 104 टेम्परेचर मुझे रह ही रहा था। लेकिन फिर मेरे कज़न से मेरी बात हुई, जब मैंने उसे पिक्चर्स भेजी ऐसी दाढ़ी उठा के अपने सारे, तो वो इतनी ज़्यादा थी, उसने फ़ौरन ही हॉस्पिटल मुझे ना बुला दिया अपने। मैं हॉस्पिटल गया 19 अक्टूबर को, मेरी बर्थडे के दिन। वो एक शॉकिंग था, मेरी बर्थडे थी और मैं ऐसे हॉस्पिटल गया। वहाँ हॉस्पिटल गया तो उसके सीनियर्स ने मुझे देखा, तो उन्होंने कहा कि आप ना ज़रा बाहर जाओ। तो मुझे वहाँ लगा कि कुछ ना गड़बड़ है, तो मैंने ना बाहर आते ही अपने कज़न से कहा कि क्या है। मैंने थोड़ा सा इंसिस्ट किया, थोड़ी देर बाद पूछा, उसने कहा कुछ भी नहीं उस्मान, कुछ भी इशू नहीं है, ऐसा ना
कोई इशू नहीं है। तो आप ना इतना परेशान ना हो, बस है 1-2 टेस्ट देने हैं। अभी CBC आता है, उसके बाद हमने एक ना टेस्ट देने इधर से ना इंजेक्ट करके हम उसका लिक्विड फॉर्म में थोड़ा सा ले लेंगे सैंपल और वो टेस्ट कर लेंगे, उसके बाद हम दवाई दे देंगे तो ठीक हो जाओगे। मैंने कहा ठीक है। इतने में मुझे दोबारा बुखार हो गया उसके साथ ही खड़े खड़े। तो डॉक्टर्स ने मुझे पैनाडोल्स दी और फ़ौरन ऑपरेशन थिएटर में ले गए। वहाँ जाके उन्होंने मुझे इधर कट किया और सून करके पहले इंजेक्ट किया, इंजेक्शन सून कर दिया और जैसे छोटे बच्चे को नहीं जैसे कहते कि सून कर दिया, अब इसको क्या पता चलेगा। लेकिन जब बंदे को होता है अंदर आपके दिल में सारा पता चल रहा होता है कि वो कहते हैं ना एक छठी सोच जो होती है, 6th सेंस आपको अंदाज़ा हो जाता है कि कुछ गड़बड़ आ रही है बड़ी। उन्होंने कट किया और उसमें से इतना सा लिम्फ नोड्स निकाला और उसका सैंपल मुझे दे दिया और दे सेट के हमने ले लिया। फिर स्टिचेस लगा दिए इधर 4 स्टिचेस 4 to 5 लगे आई थिंक। और मुझे कहते कि ये सैंपल आपने शौकत खाना में ना सबमिट करवाना, शौकत खाना में करवाना। मैंने कहा शौकत खाना में क्यों, मैं चुगताई में करा लेता हूँ, वहाँ मेरा एक पहले कार्ड बनाओ, मेरे कुछ टेस्ट हुए हैं। कहते नहीं आप शौकत खाना में कराओ। कज़न ने भी इंसिस्ट किया, मैंने शौकत खाना में करा दिया। तो शौकत खानम कराने के बाद ना मैं थोड़ा सा परेशान था कि क्या कि बर्थडे के दिन ये मेरे साथ क्या होता है। या हर किसी को थोड़ा बर्थडे होता है कि वो मेरा वो ऐसे भी नहीं था कि नहीं, लेकिन बर्थडे के दिन ही आपके ऊपर इतनी बड़ी आजमाइश आ जाए और आप उससे गुजरे और आपको समझ भी ना आए। खैर 10 डेज़ के बाद 30 तक मुझे रिपोर्ट मिलनी थी। 29 को ही रात को रिपोर्ट आ गई मेरे पास ऑनलाइन। मैं ऑन एंड ऑफ कोर्ट से चेक कर रहा था, उस पर अपलोड हो गई थी। अब मुझे ये पता था कि जो रिपोर्ट में 3 चीज़ें पॉजिटिव थी और 2 नेगेटिव थी। मुझे ये पता था कि कंफर्म है कि जो चीज़ रिपोर्ट में पॉजिटिव आए ना वो अच्छी नहीं होती। तो मैंने अपने कज़न को रिपोर्ट सेंड की। तो ही सेट कि तुमने किसी को दिखाई है, तुमने किसी को बताया कि रिपोर्ट आ गई है? मैंने कहा नहीं। उसने कहा ठीक है उस्मान, आपने किसी से डिस्कस नहीं करनी और आपने मुझे भेज दो और अभी बस चुप कर दो। मैंने रिपोर्ट भेजी उसको और थोड़ी देर बाद घर के फ़ोन ऐसे बजे जैसे कोई अलार्मिंग सिचुएशन हो जाती है। फ़ोन पे फ़ोन बजी जा रहे हैं और आहिस्ता आहिस्ता सारे मेरे पास से ना जाते जा रहे हैं एक एक करके। तो मेरे एक चाचू की फैमिली भी आई हुई थी, छोटे चाचू मेरे से मिलने, मेरा पता लेने। तो आहिस्ता आहिस्ता ना सारे ही चले गए, सिर्फ बच्चे ही मेरे पास बैठे हुए। मुझे समझ नहीं आ रही कि सारे किधर जा रहे हैं। मैं बच्चों से पूछ रहा हूँ कि सारे कहाँ जा रहे हैं, एकदम ही सारे कहीं चले गए, किधर हैं सारे? मुझे सारे कह रहे हैं कि बच्चे कह रहे हैं कि बाहर हैं, वो आ रहे हैं, वो आ रहे हैं। थोड़ी देर बाद मैंने देखा एक दफ़ा घर की बेल 2 दफ़ा आई, 3 दफ़ा आई। ऑन एंड ऑफ बेल होती जाए और कोई ना कोई आए और अंदर ना मुझे आवाज़ आए कि कोई आया है। मेरे बड़े चाचू की आवाज़ मुझे लगी, मेरे छोटे की, लेकिन मेरे पास अभी कोई नहीं। तो एकदम सारे चाचू मेरे पास आ गए, मेरे चाचू, और सारे आके बैठे और इस तरह थोड़ा सा ना घबराए। तो मैं सबसे पूछ रहा हूँ कि क्या हुआ है, आप सब ठीक हैं, क्या हुआ? तो चाचू के ना चेहरे से मुझे थोड़ा सा हुआ। फिर मैंने थोड़ी देर बाद सबके चेहरे नोट किए। मैंने कहा मेरी रिपोर्ट कुछ ठीक नहीं ना आई। जब मैंने ये कहा ना, मैंने हिम्मत करके ना कह ही दिया। तो मेरे ना बड़े चाचू ने मेरे ऐसे हाथ पकड़ा, उन्होंने कहा कुछ भी नहीं हुआ हमारे शेर को, कुछ भी नहीं हुआ। तो अजीब सा एक वो टाइम था। इतने में मैंने अपनी मामा को देखा कि वो ना फेस कवर करते हुए ना ऐसे मेरे पास से गुजरी टीवी लॉन से, लेकिन मुझे अपना चेहरा नहीं दिखा रही। तो मैं मामा कह रहा हूँ, तो मामा कहती मैं आती हूँ। इस साइड से ना गुजर के चली गई कि ये मेरा चेहरा ना देखे। मैंने उसी बात कहा सबको, मैंने कहा मुझे बता दें मेरी रिपोर्ट नहीं ठीक आई, मुझे पता चल गया कुछ बड़ी गड़बड़ी है ना मेरे साथ। थोड़ा वो एक्सप्लेन करते हुए ना वो बहुत ज़्यादा बंदा इमोशनल, तो वो मैं उस फेज में जा रहा हूँ। खैर जो भी है, मुझे नहीं ये अब रोना धोना, मुझे हंस के ही बताना। तो मैंने वो चीज़, इतने मामा आई और चाचू ने मेरा हाथ पकड़ा और उन्होंने कहा कि फिर मुझे कहा कि हाँ बेटा आपको ना कैंसर डायग्नोज हुआ। तो
ये कह ही देना एक बड़ी बड़ी चीज़ होती है। कैंसर वर्ड ही एक ऐसा है तो सुन के बंदा हिल जाता है। और जो बच्चा यंग हो और हम जैसे बच्चे यंग हो और हमें तो होता ही नहीं कि अभी ज़िंदगी बड़ी बड़ी, अभी ज़िंदगी में आप ये करूँगा वो करूँगा, तो सडनली आपको पता चले कि आपकी ज़िंदगी ख़त्म भी हो सकती है और ख़त्म होने के दराने पे भी है। तो आप सोचते हो कि ये तुमने अपनी तैयारी की है आखिरत की, तुम दुनिया में लगे हुए थे, तुम्हें जो असली दुनिया में जाना उसकी तैयारी नहीं। खैर मुझे ना इस दौरान अजीब सा हुआ, मैं मामा आई, खैर मैं उस टाइम रो भी पड़ा, लेकिन मैंने फ़ौरन ही संभाला। मेरे थोड़े से आंसू गिरे और मैंने अपने आप को ना मजबूती से सबके सामने प्रिटेंड किया कि नहीं मैं ठीक हूँ, कुछ नहीं हुआ, हाँ जी कोई बात नहीं कोई बात नहीं। उन्होंने कहा कि हम सुबह जाएंगे, हम स्कैन कराएंगे, हम ट्रीटमेंट कराएंगे, हम ठीक हो जाएंगे, इसका इलाज भी है। मैंने कहा हाँ जी वो तसल्ली दी अपने आप को ना कि हाँ मुझे नहीं है, मैं ठीक भी हो सकता हूँ। लेकिन वो कहते हैं ना एक यकीन ही नहीं आ रहा होता एक इंसान को कि ना मैं ऑन एंड ऑफ कभी कुछ गलत खाता था। आप सबको भी शायद हंसने की ये बात लगी और यूनिवर्सिटीज़ में भी मेरे अक्सर लोग मेरे पे हंसते भी थे, क्योंकि अभी भी यूनिवर्सिटी तक ना लंच बॉक्स लेके जाता था घर से, और मैं लंच घर से लेके जाता था। मैं सॉफ्ट ड्रिंक्स नहीं पीता, नो स्मोक, ना कोई स्मोक करता था किसी तरह का, और बड़ा ही ना परहेज़ी तरीके से अपने आप का चलता था। थोड़ा सा मेरा एक हेल्थ इशू था, मुझे गैस्ट्रो टाइप का थोड़ा सा मसला था कुछ अर्से से, तो मैं ना बड़े अपना ऑन एंड ऑफ डाइट को बैलेंस लेके जाता था। तो मुझे वो चीज़ एक्सेप्ट नहीं हो रही थी कि मैंने ऐसा कुछ किया भी नहीं, ना बाहर से कुछ खाता हूँ। तो वो आता है ना हर बंदे में कि वाई मी, कि मेरे साथ ही क्यों होता है, मेरे साथ ही क्यों हुआ। और मैं भी इसी तरह की सोच में आया था उस टाइम। वो रात मुश्किल थी, वो रात नहीं थी, वो मुझे समझ नहीं आई। वो डर एक ऐसा था कि वो कहे ना कि मौत का खौफ नहीं होता, ये जिसको कहे कोई कहे मुझे ज़िंदगी प्यारी नहीं है। ज़िंदगी सबको प्यारी है, जो मरना भी चाहता है ना उसको भी ज़िंदगी प्यारी है। लेकिन ये बात गलत है कि कोई कह दे कि मुझे ज़िंदगी प्यारी नहीं। उनसे पूछेंगे जो हम जैसे लोगों से पूछेंगे, हम जो लड़ रहे हैं इस बीमारी से ज़िंदगी जीने के लिए, ज़िंदगी में वापस आने के लिए, कि ज़िंदगी कितनी कीमती है। तो वो रात ऐसी थी कि मैं इधर ही अपने रूम में था। मैंने अपनी मामा से कहा कि मेरे पास आ जाओ। पूरी रात ना, वो 2 रातें नहीं मैं सोया, पूरी रात में अपनी माँ का हाथ पकड़ के ना बस बैठा रहा, आंखें खोल के, कि पता नहीं शायद मैंने आंखें बंद की तो ये आंखें दोबारा नहीं खुलेंगी। और वो मोमेंट मेरे लिए बहुत मुश्किल था, और वो टाइम भी मेरे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल था। लेकिन मैं अल्लाह का शुक्र करता हूँ कि वो 2 दिन में ही मुझे वो चीज़ एक्सेप्टेंस की तरफ ना आनी शुरू हुई। मेरा कज़न आया, उसने मुझे बताया कि उस्मान इसका ट्रीटमेंट भी है, हम इसका ट्रीटमेंट कराएंगे, हर हाल में कराएंगे, हम अपने भाई को कुछ नहीं होने देंगे इंशाल्लाह। लेकिन वो कहते हैं ना बच्चे को, अब मुझे पता था कि मेरे फैमिली पे क्या गुजरनी है, फाइनेंशियल क्राइसिस क्या है। अपनी फैमिली के फाइनेंशियल क्राइसिस का सबको पता। मैं नहीं कहता कि हम बहुत लैंडलॉर्ड हैं, एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ, जो सिर्फ आपको कहते हैं कि इज़्ज़त की खातिर अपनी जान वगैरह भी दे सकते हैं। वो इसी तरह की बात होती है कि सारी ज़िंदगी में उन्होंने इज़्ज़त ही कमाई होती है। इतनी सिंपल और सादा सी फैमिली है। अब मुझे पता था कि ये ट्रीटमेंट सस्ता नहीं है और ये बहुत एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट है, और ये होगा कैसे, क्योंकि हम ऐसे ज्ञान करते हैं तो ठीक है, अच्छा करते हैं। हम बहन भी सारे खुद पढ़ते हैं, खुद ही अर्न करके अपनी सारा कुछ कर रहे हैं। एक हर किसी का फैमिली का दौर मुझे पता था कि बहुत एक्सपेंसिव है। और तो जब मैं इस चीज़ से गुजरा, मेरे पेट के लिए सबने मुझे मोटिवेट किया कि हम पेट तो करवाते हैं, कुछ नहीं होगा, मैनेज करते हैं, हम पेट करवाते हैं। तो शौकत खाना में मॉल वगैरह मुझे लेकर गए। फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो मॉल का ही एक मेरा एक्सपीरियंस मैं कहना नहीं चाहता, लेकिन हर बंदे का होता है। मेरा एक्सपीरियंस वहाँ बड़ा बुरा रहा। मैं वहाँ जाके डिप्रेस हो गया, डिप्रेशन में जाने लग गया। मैं वहाँ एटमॉस्फेयर देख के, हर चीज़ देख के मुझे समझ नहीं आती कि हॉस्पिटल है कि क्या। मैं इतना वो अजीब तरीके का ट्रीटमेंट और वो सारी मैनेजमेंट देख के ना, गवर्नमेंट था, मुझे समझ नहीं आती। खैर हमें शौकत खानम से भी अपॉइंटमेंट मिली, वहाँ पे मुझे लेके गए। उन्होंने कहा हम आपका ट्रीटमेंट कर रहे हैं, हम आपका केस एक्सेप्ट कर रहे हैं। उन्होंने फ़ौरन मेरे पेट के लिए किया, और पेट की डेट हमें 15 दिन बाद मिल रही थी। तो सारे चाह रहे थे कि हफ्ते में मिले, क्योंकि ये डे बाय डे ना
बड़ी स्पीड से फैल रहे थे और ये मेरी बॉडी में चेंजेस ही विद इन अ मंथ आया था। ये जो लिम्फ नोड्स आए थे ज़्यादा से ज़्यादा पूरी बॉडी में, ये विद इन 20 डेज ही में ना मेरी बॉडी में आ गए थे 3rd स्टेज तक। जब मेरा पेट हुआ उसमें 3rd स्टेज आई और पता चला ये लिम्फोमा है मुझे, हॉजकिन लिम्फोमा, और इसकी 3rd स्टेज है। और 4 तो जाहिर सी बात है, डर तो लगता है कि 3rd स्टेज पे आ गई हूँ और 3rd स्टेज हो गई है। तो बड़ा मुश्किल था मेरे लिए एक्सेप्ट करना, लेकिन फिर मैं अपनी डॉक्टर से मिला, मेरी डॉक्टर बुशरा, मैं सलाम करता हूँ उनको और शौकत खानों वालों को, जिस तरह उन्होंने मुझे वहाँ ट्रीट किया, जिस तरह वहाँ पूरे डॉक्टर्स ने और स्टाफ ने मुझे गाइड किया, मेरी केयर की, जैसे मुझे ट्रीट किया, मुझे लगा ही नहीं कि एक टाइम पे कि मैं पेशेंट हूँ। मुझे हर टाइम लगता था कि मुझे जो मेरे आ रहा है मेरे पास हॉस्पिटल में मुझे मोटिवेट कर। और उन्होंने मुझे इतने अच्छे तरीके से डॉक्टर ने गाइड किया और इतने अच्छे तरीके से मेरा ट्रीट किया, ट्रीटमेंट को डिफ़ाइन किया मुझे। उन्होंने कहा ये एक कैंसर ना आपका जो सा उस्मान जो है ये डायग्नोज जो हुआ है, ये ट्रीट होता है और ये अच्छा होता है ट्रीट, और इसका बड़ा अच्छा रिज़ल्ट है, हम इसको अच्छी तरह करते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा कैंसर्स में जो एग्रेसिव कैंसर है ना, वो यही कैंसर है। ये विद इन अ डेज, विद इन अ आवर्स आपकी बॉडी में चेंजेस लाता है। और ये मैंने फील किया क्योंकि मेरे कान मुड़ गए थे, गला मेरा ये यहाँ से बाहर आ चुका हुआ था, मैं अपना सर इससे नीचे नहीं कर पा रहा था, यहाँ से भी बाहर थे, यहाँ पे नोट थे, हर जगह पे थे मेरे, बहुत ज़्यादा थे। खैर मेरा ट्रीटमेंट हुआ, पेट भी आ गया, 3rd स्टेज थी, लिम्फ नोड साइज भी पता चल गया, सारा पता चल गया कैंसर कौन सा। फिर मेरी कीमो डिसाइड हुई कि कीमो लगेगी 6 साइकिल्स। डॉक्टर ने कहा कि आपको 6 साइकिल्स लगेंगे। अब जब तक मेरा पेट नहीं हुआ था और मुझे मैं बहुत डरा हुआ था, मुझे समझ ही नहीं आ रहा था। वो एक होता है ना, हर बंदे में कंप्लेनिंग मोड में चला जाता है, और मैं थोड़ा सा जाता था, शुरू से ही जाता था कि वाई मी अल्लाह ताला, वाई मी, कि मैं ही क्यों अल्लाह ताला, आज प्रॉब्लम मेरे पे बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम ही क्यों आ रही है। और मैं कंप्लेनिंग मोड में ना हर दफ़ा जाता था, और यही है वाई मी अल्लाह ताला। लेकिन कुछ अरसे में मेरे लिए इतनी दुआएं होनी शुरू हो गई, सब ने मेरे लिए, मुझे नज़र आया कि मुझे प्यार कितना करते हैं सब। और उस दौरान मेरे लिए मैं अल्लाह के करीब ज़्यादा हो गया, मैं अल्लाह से रो के दुआएं मांगने लग गया। और उसी दौरान जो पेट से पहले ना मैंने एक्सेप्ट कर लिया यह कि मैं ना शुरू से बचपन से एक दुआ मांगता था कि अल्लाह ताला मुझे ना ये अपने करीब तरीन कर ले, कि अल्लाह ताला मुझे अपने करीब तरीन कर ले। तो अल्लाह ताला ना, मुझे अब ये बात समझ में आई कि अल्लाह ताला उन्हीं को आज़माता है जिनसे वो ज़्यादा प्यार करता है, और जिनको अपने करीब करना चाहता है ना, उन्हीं पे ही मुश्किलात भेजता है। और जब मैंने ये चीज़ एक्सेप्ट कर ली ना कि ठीक है अल्लाह ताला, मैं आपकी रज़ा में राज़ी हूँ, इसमें भी आपने मेरे लिए बेहतरी लिखी है, तो मैं इसमें खुश हूँ, मैं अपने रब की रज़ा में ना राज़ी हूँ। तो अल्लाह का शुक्र है, मैं डे बाय डे थोड़ा सा बेहतर होने शुरू हो गया। मैं जब डॉक्टर के पास गया तो खुद ब खुद मेरी स्वेलिंग कम हुई थी, यहाँ से स्वेलिंग कम हुई थी। इवन डॉक्टर ने कहा कि आपने कोई इन्हें स्टीरॉइड्स दिए, मेरी फैमिली मेम्बर्स को कहा, हमने कहा कि हमने कोई स्टीरॉइड्स नहीं दिए। ये मौजज़ा था, ये अल्लाह ताला ने मेरी दुआ सुन ली थी, मेरे प्यारे मेरे लिए दुआ कर रहे थे। तो कहते हैं शायद कि उस टाइम मैंने इतने दिल से दुआ मांगी, या मेरे मेंबर्स ने, प्यारों ने, जिस चीज़ को भी पता चला उन सब ने मेरे लिए, तो अल्लाह ने सुन ली और खुद ही स्वेलिंग कम हुई, लिम्फ नोड्स खुद ही कंट्रोल हुए। और डॉक्टर्स को यकीन नहीं आ रहा था कि ये विदाउट स्टीरॉइड्स ना ये रुकते नहीं हैं। तो अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने वो पेट से पहले ही मुझे एक्सेप्टेंस फोन में ले आया, और अब मैं कहता था कि यस इट इज़ मी अल्लाह ताला, कि मैं आपकी हर आजमाइश में ना राज़ी हूँ। तो इसीलिए अल्लाह ताला से कंप्लेन नहीं करनी चाहिए, हमें सिर्फ कोशिश करते रहना, कोई भी मुश्किल आए, कोई भी परेशानी आए, हमें एक्सेप्ट करना और उससे निकलने के वे आउट के लिए कोशिश करनी है। हमें अपना 100% देना है, बाकी रिज़ल्ट अल्लाह ताला ने देना है। यकीन अल्लाह पे रखिए और कोशिश अपनी 100% दें। जब तक आप किसी चीज़ में अपना 100% नहीं ना दे देते, तब तक आपको रिज़ल्ट नहीं मिलता। और शायद मैंने उस अपनी दुआओं में दिल से इतना
100% दिया कि अल्लाह ताला को मेरी दुआ या मेरा अंदाज़ पसंद आ गया कि जब मैंने एक्सेप्ट किया, और अभी भी मैं एक्सेप्ट करता हूँ कि जो होता है बेहतरी के लिए होता है, क्योंकि वो 70 माओ से ज़्यादा प्यार करता है, वो कभी बुरा नहीं चाहता अपने इंसानों को। तो बस आज के लिए यहाँ तक ही मैं आप सबके साथ अपनी स्टोरी शेयर करता हूँ। तो आगे नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको बताऊँगा कि मेरी कीमो कहाँ से स्टार्ट हुई, क्या हुआ। यार मैं ना आप सबके साथ एक लाइन शेयर करना चाहता हूँ कि ये वीडियो ना मैंने इस ट्रीटमेंट के दौरान और इस सारी जर्नी के दौरान ना बार बार सुनता हूँ दिन में जब मुझे होता है ना, और वो एक अजीब सा मुझे सुकून सा वो लाइन ना देती है, तो शायद वो आप सबको भी दे, तो मैं आप सबके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ। यार देखो, देर लगेगी मगर सब सही होगा, तुम्हें जो चाहिए ना वही होगा। दिन बुरे हैं ज़िंदगी नहीं, सब्र रखो सब सही होगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।